अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 4 अगस्त 2024 संडे टेस्ट केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन। तो ये स्टार्टेड है क्वेश्चन नंबर 69 से, और क्वेश्चन नंबर 69 में इन्होंने कहा है कि एन आइडियल गैस एमंग द फॉलोइंग इज। तो आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जो तमाम गैस लॉज को ओबे करे एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो किसी भी प्रेशर और किसी भी टेम्परेचर पर गैस लॉज को ओबे करे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन। देयर इज नो आइडियल गैस। रियल गैसेस कैन बिहेव आइडियली अप टू सर्टेन प्रेशर एंड सर्टेन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि 1 लीटर ऑफ अ गैस हैज अ मास ऑफ 1.25 ग्राम एट STP, देन व्हाट इज दिस गैस। तो इसमें आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, या PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बराबर है मास बाय मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो तो यू विल गेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस बराबर है mRT डिवाइडेड बाई PV। ये मोलर मास फाइंड करना है। मास दिया है इन्होंने 1.2 ग्राम और ये है 0.0821। STP है तो टेम्परेचर 273 होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, और वॉल्यूम लिया है 1 लीटर। तो यहाँ से आंसर आता है अराउंड अबाउट 28 ग्राम। तो 28 ग्राम इज मोलर मास फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 71, ये आपको एक इक्वेशन दिया है, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट STP इफ 8 ग्राम मीथेन इज बर्न। यानी कि अगर मीथेन को आप रिएक्ट करो ऑक्सीजन के साथ तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है आपका। तो कहते हैं 8 ग्राम मीथेन है, तो 8 ग्राम का मतलब है 0.5 मोल। इसका मतलब है 0.5 मोल। तो स्टोइकोमेट्री के मुताबिक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 1:1 में है। तो इसका मतलब है कि 8 ग्राम मीथेन या 0.5 मोल मीथेन जब जलेगा तो इसका जो नंबर ऑफ मोल पैदा होंगे वो 0.5 मोल ही पैदा होंगे। 1 मोल से 1 मोल पैदा होगा तो 0.5 से 0.5, और 0.5 मोल अगर STP पर हो तो इसका आंसर होगा 11.2 DM³ या लीटर। 1 मोल 22.4 होता है, तो हाफ मोल 11.2 लीटर होगा। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में इन्होंने पूछा है, 72 क्वेश्चन में है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज ड्यू टू। तो रिमेंबर कि जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अगर कोई चीज पोलर है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल में रिमेंबर कि लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट between any kind of two molecules, between any kind of two molecules। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर किताब में लिखा होता है। तो कभी भी दो मॉलिक्यूल किसी भी किस्म के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें लैंडन डिस्पर्शन फोर्स खामखा एग्जिस्ट करता है, और फिर लैंडन डिस्पर्शन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। और इसके अलावा अगर पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो मेजर फोर्स जो इनमें के दरमियान बनेगा वो या तो हाइड्रोजन बनेगा और या डाइपोल फोर्स, समटाइम डाइपोल फोर्स, समटाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अलावा जो दूसरा फोर्स बनेगा वो लाजिमन बनेगा लैंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो डाइपोल का स्ट्रेंथ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ वो पोलरिटी पे डिपेंड करता है, और लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है साइज पर। तो इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलरिटी पे भी डिपेंड करता है और साइज पर भी डिपेंड करता है। तो पोलरिटी एंड साइज बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 में है कि 1H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय। तो आमतौर पे
वाटर में अ सिंगल H2O मॉलिक्यूल इट इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ इन यहाँ, तो इट इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आप देखोगे कि ग्लाइसरीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय, तो आपको पता है कि ऐसे तमाम केमिकल्स जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हो। टेम्परेचर सेंसिटिव से मुराद है कि अगर आप उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करो, या कुछ ऐसे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ये अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा होता है। तो ग्लाइसरीन इज अ टेम्परेचर या हीट सेंसिटिव केमिकल। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर आप इसको 250 से ऊपर गर्म करोगे तो फिर ये डिकम्पोज करेगा। तो ऐसे केमिकल जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए फिर आप वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई करते हो, यानी डिस्टिलेशन एपरेटस के अंदर हवा का प्रेशर, एयर का प्रेशर कम करते हो, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है। इस टेम्परेचर तक बॉइलिंग पॉइंट को हम कम करते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वो कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होता हो। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर टेम्परेचर सेंसिटिव व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन नंबर 75 में है कि इन ड्रॉप स्टेलेग्मोमेट्रिक मेथड द लार्जेस्ट ड्रॉप विल बी फॉर्म बाय। तो ये आपका जो है ड्रॉप मेथड में याद रखिए कि जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके ड्रॉप का साइज बड़ा होगा, और यही वजह है कि उसके नंबर ऑफ ड्रॉप जो है वो कम होंगे, क्योंकि बड़े बड़े ड्रॉप बनते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा तो फिर छोटे छोटे ड्रॉप बनेंगे, तो ड्रॉप का साइज कम होगा और ड्रॉप की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर है कि इन ड्रॉप स्टेलेग्मोमेट्रिक मेथड द लार्जेस्ट ड्रॉप विल बी फॉर्म बाय। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्लाइसरीन, क्योंकि ग्लाइसरीन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। देखो ये ग्लाइसरीन का स्ट्रक्चर है, ये वन है। तो दिस इज 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और उसी वजह से इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। तो ड्रॉप स्टेलेग्मोमेट्रिक मेथड में जब ड्रॉप्स बनाओगे स्टेलेग्मोमीटर से, तो ग्लाइसरीन का बहुत बड़ा ड्रॉप बनेगा। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ग्लाइसरीन कम होंगे बट साइज ऑफ ड्रॉप इसका बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड, ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के इनवर्स है। जितना वीक होगा नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा होंगे, लेकिन साइज ऑफ ड्रॉप ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्लाइसरीन द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76। इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 76, तो क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ a liquid crystal closest to its clearing temperature। तो लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपको पता है कि अगर कोई क्रिस्टल हो और आप इसको गर्म करो अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसके जो पार्टिकल है वो फिर भी लेयर्स में अरेंज्ड होंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के करीब उसके पार्टिकल जो है उनके अरेंजमेंट में फर्क आता है। लेयर्स में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाता है, और एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर आता है जिसमें लिक्विड और क्रिस्टल दोनों के क्वालिटीज होते हैं, और फिर एक खास टेम्परेचर तक आप इसको गर्म करोगे तो ये लिक्विड क्रिस्टल ही रहेगा, लिक्विड की क्वालिटीज भी शो करेगा और क्रिस्टल की क्वालिटीज भी शो करेगा। बट आखिरकार एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचेगा जिसको आप कहते हो क्लियरिंग टेम्परेचर, और क्लियरिंग टेम्परेचर तक गर्म करने पर ये क्लियर कट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्रिस्टल की क्वालिटी खत्म हो जाएंगे। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड क्लियरिंग टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन बॉडी, दैट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, बिकॉज इसमें लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की क्वालिटीज पाए जाते हैं। और आप जब टेम्परेचर वेरिएट करते हो तो पार्टिकल में मुख्तलिफ स्टाइल में चेंजेस आते हैं। लाइक टेम्परेचर क्लोजेस्ट टू मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, तो वहां पर जो है ये पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह बदलेगा, ऊपर नीचे अरेंजमेंट में फर्क आएगा।
तो ये आपको आप कहोगे स्मेक्टिक अरेंजमेंट, यू विल सी स्मेक्टिक अरेंजमेंट। और ये जो स्मेक्टिक अरेंजमेंट है तो इसमें पार्टिकल का अप डाउन मोशन डिस्टर्ब हो जाता है, अप डाउन अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ देर और गर्म करोगे तो मजीद गर्म करने पर ये पार्टिकल आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बोर्ड से उस साइड कोई बोर्ड से ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट के करीब करीब पार्टिकल आगे पीछे नहीं होते, इस तरह प्लेन होते हैं, बट ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस आता है। और थोड़ी देर बाद मीडियम टेम्परेचर पहुंचेगा, टेम्परेचर समवेयर एट सेंटर ऑफ क्लियरिंग टेम्परेचर इन मेल्टिंग पॉइंट। तो वहां पर आपको पार्टिकल आगे पीछे, यानी कुछ आपकी तरफ आएंगे कुछ मेरी तरफ आएंगे, तो फिर उसको न्यूमेटिक डिस्टर्बेंस या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो कुछ देर बाद ये आगे पीछे होने में न्यूमेटिक होगा और आखिर में ये पार्टिकल बिल्कुल जिग-जैग मैनर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, लाइक इस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और ये जिग-जैग अरेंजमेंट को आप कहते हो कोलेस्ट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट के करीब जो है वो आपको स्मेक्टिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिलेगा और क्लियरिंग टेम्परेचर के करीब आपको कोलेस्ट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिलेगा। और ये जो कोलेस्ट्रिक टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है दे चेंज कलर अपॉन चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए इनको जो है एज अ टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर है 76, क्वेश्चन नंबर आपका जो 76 है ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन, कोलेस्ट्रिक। 77, तो 77 क्वेश्चन में है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O इज, तो अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आपके पास आइस पड़ा हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेसिकली ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है H2O का, बट मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो इसलिए इस टेम्परेचर पर आपको आइस मिलेगा, यानी H2O सॉलिड स्टेट में मिलेगा, बट थोड़ा बहुत इसके ऊपर H2O लिक्विड भी मिलेगा। और आपने सुना है कि एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, तो यहाँ पर इस लिक्विड से जरूर एवापोरेशन भी होगा, और एवापोरेशन होगा तो ये H2O आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इससे इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O कहते हैं। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी राइट वन। 78 क्वेश्चन में है कि इफ वाटर is cooled, its density increases up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड due to arrangement of H2O। तो रिमेंबर कि आमतौर पे जब आप वाटर को या किसी और लिक्विड को कूल करोगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की सूरत में, बाकी लिक्विड में तो ये फिनोमेना फ्रीजिंग पॉइंट तक होता है, बट वाटर में ये फिनोमेना 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है कि इसके मॉलिक्यूल लेयर्स में अरेंज होते हैं। और अब मॉलिक्यूल जब भी लेयर्स में अरेंज होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिहेव लाइक नॉर्मल लिक्विड। टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल लेयर में अरेंज होते हैं और लेयर में अरेंजमेंट से वॉल्यूम कम होते हैं, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा। अलबत्ता 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाटर का इनॉर्मस बिहेवियर शुरू होता है, जहां पर पार्टिकल लेयर्स के बजाय हेक्सागोनली अरेंज करते हैं, और जब हेक्सागोनल अरेंजमेंट करेंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। तो लेयर अरेंजमेंट ये आपका सही ऑप्शन है 78 में बी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। 79 क्वेश्चन में है कि विच प्रोसेस आर नॉट रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो सब्लिमेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, एंड डिपोजिशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, ये तो अपोजिट हैं। मेल्टिंग एंड एवापोरेशन, तो मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और एवापोरेशन का मतलब है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, तो ये अपोजिट नहीं है। तो इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 80 क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन 80 में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन ब्यूटेन इज डैश देन आइसोब्यूटेन। तो बेसिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है उनका स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पर और मॉलिक्यूलर शेप पर। तो अब इन दोनों का, इन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का साइज तो बराबर है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है, अगर फर्क है तो मॉलिक्यूलर शेप में फर्क है। तो जब एक इन ब्यूटेन दूसरे इन ब्यूटेन को अट्रैक्ट करेगा तब आप देखोगे कि यहां 4 दफा लंडन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा। लेकिन जब एक आइसोब्यूटेन दूसरे
आइसोब्यूटेन को अट्रैक्ट करेगा तो फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्स कितने होंगे? 3। तो यहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, यहाँ लंडन डिस्पर्शन फोर्स वीक होगा, इसलिए इन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए द राइट आंसर। इन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 81, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय, ये तो खैर सॉलिड का है, बस टाइपिंग वाले से आ चुका है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रोपिक एलिमेंट भी शो करते हैं और पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड भी शो करता है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। और फिर 82 क्वेश्चन में आता है एबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन शेप। ये आपने पढ़ लिया है कि हर क्रिस्टल की एक आदत होती है अपना शेप मेंटेन करना। इसको जब भी आप ग्रो करोगे तो ये एक खास शक्ल में ग्रो करेगा, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट। हाँ, अलबत्ता कंडीशन बदलोगे, प्रेशर, टेम्परेचर, इंप्योरिटीज, तो फिर चेंज ऑफ हैबिट होगा। तो यहाँ पर इसको क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। 83 क्वेश्चन में क्या है? 83 में है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन टेट्राकार्बोनिल निकलेट। तो रिमेंबर के ये टेट्राकार्बोनिल निकलेट है तो नेट चार्ज इसका 0 है और आपको पता है कि कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज नहीं है। तो जब इस पे चार्ज नहीं है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी चार्ज नहीं है तो फिर तो आपका निकल का चार्ज 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अगर 0 है, 0 into 4, तो फिर ये भी 0 होगा, तब ये चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज 84 और क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ अगर हम शिफ्ट करें ओके, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन में है कि okay, zinc and copper electrodes are connected for galvanic cell and salt bridge is also immersed in the two half cells, so the salt bridge will give cation 2। तो आमतौर पे कंडीशन ये है कि अगर आप जिंक का और कॉपर का गैल्वानिक सेल बनाओ तो ये कॉपर मेटल है और ये जिंक मेटल है, तो आप देखोगे कि जिंक मस्ट बी डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन यानी जिंक आयन, कॉपर मस्ट बी डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन यानी कि कॉपर आयन, और यहाँ साल्ट ब्रिज आपका पड़ा है। अब यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, यहाँ पर नेट चार्ज 0 है और जिंक एनोड हाफ सेल है और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और ये कैथोड हाफ सेल है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सो द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, और इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे तो यू विल सी कि यहां पर जिंक आयंस बनेंगे, और अगर यहां पर जिंक आयंस बनेंगे तो फिर नेट पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेगा और ये यहाँ इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। तो कौन से आयन बनेंगे? तो नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस नेगेटिव को कवर करने के लिए साल्ट ब्रिज ने कोई पॉजिटिव आयन डालना होगा, और इस पॉजिटिव को कवर करने के लिए नेगेटिव। तो साल्ट ब्रिज एनोड हाफ सेल को एनाइन देता है और कैथोड हाफ सेल को केटाइन देता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 84 क्वेश्चन में कि साल्ट ब्रिज विल गिव केटाइन टू, तो केटाइन किसको देगा? कैथोड को। तो ऑप्शन है कॉपर, क्योंकि कॉपर आपका जो है कैथोड है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 में है कि व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड इन गैल्वानिक सेल, तो यही है आप सामने है कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को कपल करो तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयंस जो है वो रिड्यूस होंगे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है रिडक्शन टेक प्लेस एट जिंक, गलत है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कॉपर, नो। रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर, यस। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर।
86 क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 86 में है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर दो आयन है, एक एमोनियम आयन है और एक नाइट्रेट आयन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे +1 × 4, तो यहाँ पर आएगा -3। नेट चार्ज ये आना चाहिए, +4 -3 तो ये, और ये -2 × 3 तो -6, तो इस पर +5 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है -3 और +5। ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास, इसके ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में है कि a cathode has the reduction potential। तो आमतौर पे याद रखे कि गैल्वेनिक सेल में वो इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज मोर देन एनोड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज मोर देन कैथोड। तो करेक्ट ऑप्शन है मोर देन एनोड, बी ऑप्शन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 88। तो 88 क्वेश्चन में है अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल्स, हाफ रिएक्शंस या हाफ सेल का हो। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो एक इन्होंने लिखा है सिल्वर का रिडक्शन, तो सिल्वर मेटल बनता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा, इस रिडक्शन पोटेंशियल इज +0.87 वोल्ट, सॉरी पर 0.80 वोल्ट। दूसरा रिएक्शन लिखा है कि एल्यूमिनियम पावर +3, और एल्यूमिनियम जो पावर +3 है इसको 3 इलेक्ट्रॉन दरकार है, 3 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर बनेगा एल्यूमिनियम, तो ये होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसका रिडक्शन जो पोटेंशियल है तो वो है -1 पॉइंट कितना, -1.67, -1.67। तो इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम यहां एक्चुअली ऑक्सीडाइज होगा इनटू एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम विल ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम आयंस, और ये पैदा करेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ +1.76 वोल्ट, और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका ऑलरेडी हो रहा है किसका, सिल्वर का। जो सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर जाकर वो सिल्वर मेटल बनाएगा। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 करो और ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो आप जो है 3 के साथ, इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 2.4 वोल्ट, और फिर ये और ये जमा करोगे, ये दोनों आप जमा करोगे, दिस प्लस दिस, तो 7 आएगा, और ये 0 आएगा, और ये 4 समथिंग। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 में। यहां पर ऑप्शन तो 4 नहीं है, ठीक है, ये 5, फिर उसके करीब करीब ऑप्शन में आप जाएं तो डी ऑप्शन पर प्रॉब्ली आता है। ये अगर 1 मोल में सॉल्व करो फिर तो आता है 2.47, लेकिन ये 1 मोल में तो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन आर नॉट इक्वल। द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन मस्ट बी इक्वल। तो इसमें थोड़ा सा ये इस जो गिवन वैल्यू है उसके मुताबिक तो ऑप्शन ए आ रहा है 2.47, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका ऑप्शन कुछ इन दोनों को प्लस करो, ये कुछ आएगा, तो ऑप्शन में 90 हो तो उसके करीब करीब जाओ, आई थिंक सो 5 के करीब करीब आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन एक्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करता है, तो मतलब वो रिएक्शन देखो जिसमें हाइड्रोजन रिड्यूस हो चुका हो। तो हाइड्रोजन इज रिड्यूस इन ऑप्शन नंबर सी, यानी H2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा चुका है -1 में। हाइड्रोजन जब रिड्यूस होगा तो फिर ये सोडियम को ऑक्सीडाइज करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में है लिथियम इज जनरली यूज एज एन इलेक्ट्रोड इन हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज। आजकल लिथियम की बैटरी ज्यादा
तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज आप देखो लिथियम एज टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इट हैज मैक्सिमम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर ऑप्शन है हैज हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 91 क्वेश्चन में आपका है, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि लेट, ये पहला वाला जो इन्होंने रिएक्शन दिया है तो ये उल्टा दिया है। बेसिकली इन्होंने नीचे लिखा है डिस्चार्जिंग फिनोमेना, और ये जो पहला रिएक्शन है ये तो रिचार्जिंग वाला है, तो इसको उल्टा करें। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये पोटेंशियल +3 बन जाएगा। दूसरा वाला तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सही, इसको दोनों को प्लस करो, 0.3 प्लस 0.3 और प्लस 1.9 को प्लस करोगे तो राउंड अबाउट 2 के करीब करीब आंसर आएगा, 2.1 2.2 समथिंग। तो पॉसिबल आंसर इज डी, यानी कि 2.0 और 2.1 ऐसा कोई समेशन आएगा। 92 क्वेश्चन आपका है, 92 कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल रिचार्जिंग द ऑटोमोबाइल बैटरी, यानी यही बैटरी जो आप यूपीएस के लिए ऑटोमोबाइल बैटरी भी है, तो रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है? लेड सल्फेट इज कन्वर्टेड टू लेड, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सारे पॉसिबल नहीं है। तो PbSO4 इज कन्वर्टेड टू Pb, ये करेक्ट ऑप्शन है बी। और 93 क्वेश्चन में क्या है? 93 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो जिंक को क्या हुआ है? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर रिड्यूस हुआ है, तो वो चीज जो खुद रिड्यूस होगा वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कॉपर 2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ए। और 94 क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 में है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड्स में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और हाइड्राइड पे नेगेटिव, -1, करेक्ट ऑप्शन है -1, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन में हो, 95 क्वेश्चन में है कि लिथियम इज जनरली यूज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वही ऑप्शन है, इट हैज हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी, यहां उसने वही ऑप्शन बी में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन में है कि विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन लिखा है आयरन 3, लिखा है आयरन 3 गेट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट टू आयरन 2, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। तो आयरन 2 इज बीइंग रिड्यूस, ये तो गलत है, आयरन 3 जो है ये रिड्यूस हुआ है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हैज चेंज्ड, ये ऑप्शन बी ठीक है। विच स्टेटमेंट गिवन इज नॉट ट्रू, ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हाँ, आयरन 2 या रिड्यूस स्टेट में चला गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हैज चेंज, ठीक है। आयरन 3 कुड बी रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पर आप देखो आयरन 3 को क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, आयरन 2 रिड्यूस स्टेट में चला गया है, तो जो रिड्यूस स्टेट में चला गया है तो वो फिर क्या होगा? वो फिर ऑक्सीडेंट होगा। तो यहां पर जो है आयरन 3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, सी ऑप्शन। 97 में है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन कैल्शियम क्लोरेट। तो कैल्शियम क्लोरेट में आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैल्शियम तो यही स्टेट है, ये इसका होता है, और ये -2 × 6 तो -12, और ये +2 तो -10 आता है। तो 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन पर कितना चार्ज आएगा? +5, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 198 क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 98, द स्ट्रोंगर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट इट इज। अगर किसी चीज का ऑक्सीडाइजिंग पावर, या आप ऐसे करो, किसी चीज का ऑक्सीडेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और किसी चीज का रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिस चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस होगा। तो 98 क्वेश्चन में लिखा है कि द स्ट्रॉन्गर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जब ज्यादा होगा तो इसको रिड्यूस करना आसान है, ऑक्सीडाइज करना उसका मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर ए 99 क्वेश्चन नंबर 99 में है कि what will happen if a block of copper metal is dropped into a beaker containing a solution of 1 mole iron 2। यहां पर पोटेंशियल दिया है इन्होंने, तो कॉपर का जो रिडक्शन है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वो पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव लाइक हाउ मच 0 + 0.34 वोल्ट। लेकिन आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया है वो नेगेटिव है, तो आयरन उल्टा रिएक्शन करेगा, यानी आयरन यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, आयरन विल ऑक्सीडाइज और इट विल गिव अ पोटेंशियल ऑफ +0.44 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल फिर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन मेटल और कॉपर आयंस आपस में रिएक्शन करके आयरन आयन और कॉपर मेटल बना सकता है, इनको प्लस करो ये वोल्टेज होगा। ये फीजिबल रिएक्शन है क्योंकि टोटल पॉजिटिव आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपर मेटल आयरन आयन को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करे। तो ये आप देखोगे तो ये पावर भी नेगेटिव में आएगा और ये भी नेगेटिव में आएगा। सो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन का पावर भी नेगेटिव हो, रिडक्शन का पावर भी नेगेटिव हो, ये नॉन फीजिबल होता है। इन्होंने पूछा है कि अगर आयरन के आयंस पड़े और इसमें जिंक मेटल को आप स्टिर करो तो नो रिएक्शन, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद आयरन आयंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज नो रिएक्शन विल अकर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 में है, क्वेश्चन 100 में है कि इन अ गैल्वेनिक सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। लाइक रिएक्शन लिखा है 2H2O गिविंग मी 4 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है यहां भी और यहां भी। इट मीन हाइड्रोजन हैज नॉट टेकन पार्ट इन रिएक्शन, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 से चला गया है 0 में, तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन आपको पता है एनोड पर होता है, तो एनोड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 101 में है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज एक्स इज एनोड, नहीं कभी एनोड कभी कैथोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक एनोड और कैथोड डिपेंडिंग अपॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कपल इलेक्ट्रोड। तो यही सही ऑप्शन है, समटाइम एनोड समटाइम कैथोड। अगर कपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कैथोड होगा, क्योंकि 0 इज मोर देन, सॉरी यस, अगर कपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कैथोड होगा, क्योंकि पॉजिटिव इज मोर देन 0। और अगर कपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो तो फिर 0 इज मोर देन नेगेटिव, तो फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा? वो फिर एनोड होगा। तो इट में एक इज एनोड, इट में एक इज कैथोड। 102 क्वेश्चन में क्या है? 102 क्वेश्चन में है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन नाइट्रोजन कार्बाइड सोडियम कार्बाइड। तो यहां कैलकुलेशन करो +1 × 2 तो -1 × 2, तो इट इज -1, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 103 क्वेश्चन में है इफ वी पास करंट थ्रू सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज तो आपको पता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्शन नहीं होगा, तो रिमेन्स न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 104 क्वेश्चन नंबर 104 में क्या लिखा है कि मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ।
तो you know rate of diffusion is direct inversely proportional to square root of molar mass of gas. तो जिस गैस का मोलर मास सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे बड़ा। तो इन तमाम में नाइट्रोजन का सबसे कम मोलर मास है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे बड़ा होगा। 105 क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 105 में है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। तो रिमेंबर कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जिस गैस की अट्रैक्टिव फोर्स सबसे स्ट्रांग होगी उसके वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स Cl2 में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। साइज जिसका बड़ा होगा तो उसमें लैंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग बनेगा, तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी और ये बहुत जल्दी डिविएट करेगा और ज्यादा डिविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। और 106 क्वेश्चन में क्या है? 106 क्वेश्चन में है कि ओके मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन एंड मिनिमम पॉजिटिव डिविएशन। तो ये मुमकिन नहीं है। कोई गैस अगर ज्यादा नेगेटिव डिविएशन करेगा तो वो ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन भी करेगा, और कोई गैस अगर मिनिमम पॉजिटिव डिविएशन करेगा तो मिनिमम नेगेटिव भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्यादा हो और एक कम हो। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये तो स्टेटमेंट ही उल्टा पूछा है। 107 क्वेश्चन है कि a gas diffuses 1/4 times that of helium, then what is this gas? तो आप कहो कि let's rate of diffusion of unknown gas, यानी बस गैस लिखो, it is x। तो फिर rate of diffusion of helium कितना हो जाएगा? 4x। तो फिर आप लिखोगे ग्राहम लॉ के मुताबिक कि rate of diffusion of helium by rate of diffusion of gas, it will be equal to square root of molar mass of gas by 4। तो ये बराबर है 4x और ये बराबर है x। ये आपको मालूम करना है जो 4, तो ये x कट जाएगा। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए यहां स्क्वायर लो तो 16 हो जाएगा, यहां स्क्वायर लो तो मोलर मास ऑफ द गैस बाय 4। तो मोलर मास ऑफ द गैस इज एक्चुअली 64 ग्राम। अब 64 ग्राम ऑप्शन में देखो किसका मोलर मास 64 ग्राम आ रहा है? SO2 का। तो करेक्ट ऑप्शन इज SO2। ये आपका जो अननोन गैस है वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 108 में okay, let's discuss question number 108. The question number 108 is question है कि at constant temperature if volume of a gas is 10 liter at 1 atmosphere, its volume will be dash at 2 its volume will be 1.2 liter at this। तो P1 दिया है 1 एटमॉस्फेयर और V1 दिया है 1 लीटर, और फिर P2 मांग रहे हैं और V2 दिया है 2.5 लीटर। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक आप जानते हो P1 V1 बराबर है P2 V2, या V2 बराबर है P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। अब P1 की वैल्यू दी है 1 और V1 10 है, सॉरी ये V1 आपका कितना है? 108 यस, ये 10 लीटर है। V1 इज नॉट 1, इट इज 10 लीटर। तो 1 मल्टीप्लाई 10 और ये P2 2.5 दिया है, तो 2.5 ये आएगा 4। तो आपका आंसर है 4 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी 109 में है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid equal to the atmospheric। ये तो सिंपल बुक में लिखा है डेफिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 110 द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज मच स्लोअर इन लिक्विड्स। तो लिक्विड में इसलिए स्लोअर है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल स्लो मोशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स
molecular motion in liquid is much slower? Option number D, the right answer. 111. 111. At higher altitude, the boiling point of water is lowered because the atmospheric pressure is lowered. Option A. 112. 112. कार्बन डाइसल्फाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नॉन पोलर है, CS2, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसका स्ट्रक्चर है. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये और ये कैंसिल करते हैं, ठीक है. तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एक नॉन पोलर है और लिक्विड स्टेट में यूजुअली एग्जिस्ट करता है. तो नॉन पोलर लिक्विड. 113 है आपका कि कैलेशियस कैलिपिरान इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ. तो ये डिस्कस करते हैं हम गैसेस में कैलेशियस इक्वेशन. तो उसमें हम बात करते हैं टेम्परेचर का मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के साथ वेरिएशन. तो वेपर प्रेशर यानी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात है, ठीक है. आप लिक्विड और टेम्परेचर का रिलेशन इस कैलेशियस कैलिपिरान इक्वेशन में एक्सप्लेन किया जाता है. ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस बेसिकली उसकी बात करते हैं. P = 1/3 mc बार स्क्वायर. तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है. 114 में आता है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वंडरवाल कांस्टेंट बी. तो वंडरवाल कांस्टेंट बी, वंडरवाल कांस्टेंट ए अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ इशारा है. वंडरवाल कांस्टेंट बी जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको केम्टी कहते हैं, नेग्लिजिबल है. तो आइडियल में तो नेग्लिजिबल है, नॉन आइडियल में फिर नेग्लिजिबल नहीं है. तो कहते हैं कि इसके बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है. तो इट इज एक्सक्लूडेड, ये तो ठीक है. फिर लिखा है कि इट अकाउंट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरपार्टिकल फोर्सेस. तो ये ऑप्शन गलत है. दिस इज नॉट ट्रू. इस यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब. नो, बी का यूनिट जो है वो वॉल्यूम बाय मोल है. इस तरह इसका ऑप्शन आता है. तो डीएम क्यूब बाय मोल ये आपका ऑप्शन है, इन्होंने उल्टा लिखा है. तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 2 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट इस बी के लिए गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. और 115 है कि द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है कि अगर ये बॉइलिंग पॉइंट से किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा भी हो, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लिक्विफाई होगा. बट एक लिमिट है, उस लिमिट तक, और वो आखिरी मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक आप गैस को प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई कर सको उसको क्रिटिकल कहते हैं. अगर टेम्परेचर अबव क्रिटिकल होगा फिर ये लिक्विफाई नहीं होगा. 116. तो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या लिखा है? कहते हैं कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring among the molecules it depend upon speed, average speed, pressure, temperature. तो ये तो सब पे डिपेंड करता है. इस सिंपल क्वेश्चन है. और 117, क्वेश्चन 117 कहते हैं गैस A can be liquefied at room temperature by applying pressure but gas B cannot be. तो अभी मैंने जिक्र किया कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर हो आप उसको कभी लिक्विफाई नहीं करोगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो एस के मुकाबले में कम है और रूम टेम्परेचर से या कम है, तो इससे आप उसको रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि रूम टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. और 118, क्वेश्चन नंबर 118, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज. तो आइडियल गैस होता है जिसमें कभी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आते और जब तक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आएंगे तो लिक्विफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी. 119 में है कि a closed flask contains H2O in all its 3 states, solid, liquid, gas at 0. In this situation, वो जो मैंने ट्रिपल पॉइंट बताया, the average kinetic energy of the molecules is highest for the liquid state, sorry, for vapor state.
एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल है। 120 में है, कहते हैं कि 5 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर। तो सिंपल बात है, सारे गैसेस का 5 ग्राम है एच आई का, तो इसका मोलर मास लिखो जो भी हो। और फिर अगला है HBr का, HCl का, अगला है 5 ग्राम। मोल मालूम करते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने बड़े होंगे तो फिर वो ज्यादा होगा। तो HBr का, और फिर आप बात करोगे HI का, तो सबसे बड़ा मोलर मास इसका है, तो ये मिनिमम मोल देगा। क्या देगा? मिनिमम मोल्स। मिनिमम मोल्स मीन मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो तो फिर तो वॉल्यूम भी कम ही होगा। और इसका आप देखो मिनिमम मोलर मास है, तो इट विल गिव यू मैक्सिमम मोल्स, और मैक्सिमम मोल्स मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ऑप्शन क्या होगा कि विच ऑफ देम विल हैव लीस्ट वॉल्यूम? तो डी। 121 क्वेश्चन में लिखा है, ये ग्राफ दिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यहां टेम्परेचर है और यहां वॉल्यूम है, और ये चार्ल्स लॉ है, प्रेशर इज कांस्टेंट। एक P1 दिया है और एक P2। तो रिमेंबर कि आप जब भी ग्राफ के लोकेशन को लोकेट करोगे तो आप ग्राफ रिलेशन देखोगे, किस किस का रिलेशन देखोगे? डिपेंडेंट एंड कांस्टेंट का रिलेशन देखो। तो डिपेंडेंट आपका वॉल्यूम है और कांस्टेंट प्रेशर है, इनवर्स है। तो प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा और ग्राफ नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि P1 इज मोर देन P2। ये सही ऑप्शन आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 में पूछ रहे हैं कि when compressed gas is allowed to expand through a porous plug at a temperature above its inversion temperature, तो then अगर आप देखो तो हमने कहा है कि 3 गैसेस है, जो 2 प्रोमिनेंट है, अर्गान का कभी कभार, नियान का कभी कभार कहा जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आम कंडीशन पर इनको जितना भी कंप्रेस करो इनमें कभी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बनेंगे, तो दे विल शो एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट। और एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट का मतलब है दे विल वार्म अप इफ यू एक्सपेंड देम। और अगर इनका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर हो या बिलो इन्वर्जन हो, फिर अगर आप कंप्रेस करोगे तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स बनेंगे, फिर वो जूल थॉम्सन इफेक्ट को ओबे करेंगे। इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर इज अबव इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अगर आप ये हाइड्रोजन की बात है या हीलियम या नियान की बात है, इनको कंप्रेस करके छोड़ोगे तो दे विल नॉट कूल, दे विल वार्म अप। तो ऑप्शन नंबर से राइज इन टेम्परेचर इज अब्जॉर्ब, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें आता है। एंड दैट्स द एंड।